हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट भव्या दुआ और मैं वापस आ गई हूं अपने छोटे दिवाली ब्रेक से। आज है वेंसडे 6 नवंबर और आज मैं आपके लिए 3 बड़ी स्टोरीज लाई हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना प्रेफर करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रन डाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले मैं बात करूंगी इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे कि सेबी ने रीट स्पेस में क्या नए रेगुलेटरी एक्शंस लिए हैं और आखिरी में हम बात करेंगे एनएफओस के बारे में। एंड एज यूजुअल आज का डेली ब्रीफ एंड करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स। तो चलिए आज की पहली स्टोरी से शुरू करते हैं। रिसेंटली केयर रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है इंडियन रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पर और मैं उसकी एक समरी देती हूँ। पैंडेमिक से पहले सेक्टर को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। हाई अनसोल्ड इन्वेंट्री लेवल्स, पेसिमिस्टिक कस्टमर सेंटिमेंट और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का लेंडिंग में हेजिटेशन। लेकिन पोस्ट पैंडेमिक एरा ने एक ड्रामेटिक रिवाइवल देखा है। एक नंबर्स का एंगल देने के लिए इन्वेंट्री लेवल्स ओवर 30 मंथ्स से कम होके अब अंडर 18 मंथ्स आ गए हैं और प्रोजेक्शंस ये सजेस्ट करती हैं कि ये नेक्स्ट 2 सालों में 15 मंथ्स के नीचे स्टेबलाइज हो सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग है, स्पेशली करंट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। इन्फ्लेशन कंसर्न्स और यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होने के बावजूद इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर अपना मोमेंटम बनाए रख रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रीसेंट डिसीजन है कि रेपो रेट 6.5% पर मेंटेन रहे। ये अब 10th कंसेक्यूटिव टाइम हो गया है। ये शिफ्ट एक नेचुरल स्टैंस की तरफ सिग्नल करता है और फाइनेंशियल ईयर 2025 के सेकेंड हाफ में पोटेंशियल रेट कट्स भी हो सकते हैं। इस रिवाइवल के लिए एक क्रूशल फैक्टर रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का इम्प्लीमेंटेशन रहा है। इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ने मार्केट डायनामिक्स को फंडामेंटली चेंज कर दिया, जिससे स्मॉलर, लेस स्टेबल प्लेयर्स एग्जिट हो गए और मार्केट कंसोलिडेशन होने लगा। नंबर्स ही स्टोरी बता रहे हैं। अब एस्टैब्लिश डेवलपर्स को 70% से ज़्यादा बुकिंग्स मिल जाती हैं अर्ली कंस्ट्रक्शन फेजेस में, जबकि स्मॉलर डेवलपर्स को नियर कंप्लीशन तक वेट करना पड़ता है अपने 50% बुकिंग्स के लिए। अब थोड़ा कंज्यूमर बिहेवियर की भी बात करते हैं। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट है। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट जो पहले मार्केट डोमिनेट करता था और 2017 में न्यू लॉन्चेस का 40% से ज़्यादा था, अब सिर्फ लेस देन 20% न्यू प्रोजेक्ट्स रिप्रेजेंट करता है। इसके बजाय प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट्स पर एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुआ है, जो 10% से ग्रो होकर 20% से ज़्यादा लॉन्चेस तक पहुँच गए हैं। कंज्यूमर प्रायोरिटीज़ भी बदल रही हैं। अब होम बायर्स को लार्जर लिविंग स्पेसेस, इंटीग्रेटेड वर्क स्पेसेस, होम ऑटोमेशन और स्पेशली सस्टेनेबल लिविंग फीचर्स चाहिए। प्रॉपर्टी प्राइसेस नेशन वाइड अप्रॉक्सीमेटली 8% ऊपर गए हैं 2023 में और हैदराबाद, बेंगलुरु और गुड़गांव ने ये अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री लीड की है। मार्केट एनालिस्ट ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 2024 में और 7 से 10% इंक्रीज हो सकता है। आगे चलते हैं रियल एस्टेट कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ की तरफ। फाइनेंशियल ईयर 24 में लीडिंग लिस्टेड प्लेयर्स ने 36% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ 1 लाख करोड़ से ज़्यादा प्री सेल्स जनरेट किए और इम्प्रेसिवली फाइनेंशियल ईयर 2019 में 30,000 करोड़ रुपीस से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 में 67,000 करोड़ रुपीस तक कलेक्शंस डबल हो गए हैं। एक और नोटवर्दी चीज़ सेक्टर का डीलेवरेजिंग ट्रेंड है। डेट रिड्यूस हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2019 के 50,000 करोड़ से अप्रॉक्सीमेटली फाइनेंशियल ईयर 24 में 44,000 करोड़ रुपीस तक। ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन और एसेट लाइट ग्रोथ मॉडल इंडस्ट्री में बैलेंस शीट्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आगे के लिए काफ़ी फैक्टर्स हैं जो कंटिन्यूड ग्रोथ की तरफ इंडिकेट करते हैं। इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 2014 के जीडीपी के 1.7% से इंक्रीज होके 3.4% हो गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 में। अब फाइनेंशियल ईयर 24 बजट में ये ₹11 लाख करोड़ से ज़्यादा तक ट्रांसलेट होता है, जो 2019 से 3-fold इंक्रीज है। सर्दर्न मार्केट्स लाइक बेंगलुरु और चेन्नई में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स या जीसीसीज की एक्सपेंशन हाउसिंग डिमांड को ड्राइव कर रही है। ये जीसीसीज बड़े ऑफिस सेटअप्स होते हैं जो टैलेंट रिच लोकेशंस में एस्टैब्लिश होते हैं।
मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स और मेट्रो सिस्टम्स नए रियल एस्टेट डेवलपमेंट जोन्स क्रिएट कर रहे हैं और प्रॉपर्टी वैल्यूज़ को एनहांस कर रहे हैं। लेकिन कुछ रिस्क्स भी हैं जो माइंड में रखने लायक हैं। राइजिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस और हाई इंटरेस्ट रेट्स का कॉम्बिनेशन अफोर्डेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। और अगर आईटी सेक्टर हायरिंग स्लो होती है तो टेक्नोलॉजी सेंट्रिक मार्केट्स में भी डिमांड इफेक्ट हो सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि लीडिंग प्लेयर्स के प्री बुकिंग्स और कलेक्शंस 1,30,000 करोड़ और 80,000 करोड़ के ऊपर जा सकते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 लेवल्स पर 15 to 20% की ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है। ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इंकरेजिंग है, लेकिन सेक्टर की एबिलिटी सप्लाई को जेन्युइन डिमांड के साथ बैलेंस करना क्रूशियल होगा इस मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए। तो ये थी हमारी आज की पहली स्टोरी। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि रीट स्पेस में क्या हो रहा है। रिसेंटली सेबी ने एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट के सीईओ अरविंद माया को सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स का एक बड़ा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है विच इज कॉल्ड रीट्स, पर यह ऑर्डर दिया ही क्यों? सेबी को डाउट है कि माया पब्लिक कंपनी और इन्वेस्टमेंट फंड्स को हैंडल करने के लिए शायद फिट एंड प्रॉपर नहीं है। इसके पीछे की बैक स्टोरी इंडिया के अकाउंटिंग रेगुलेटर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी विच इज NFRA से जुड़ी हुई है। NFRA ने रिसेंटली माया को 10 साल के लिए ऑडिट वर्क से बैन कर दिया। 2019 में जब CDEL के फाइनेंसेस में कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स थी तो वो उस वक्त फ्लैग नहीं हुई थी। NFRA ने इस वजह से माया पे बैन लगाया और उन पे 50 लाख का फाइन भी लगाया था। इस डिसीजन के बारे में सेबी ने ये कहा कि माया ने CDL के अनडिस्क्लोज्ड फंड ट्रांसफर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग्स मिस कर दी थी। अब सेबी का ये सवाल है कि जो इंसान ऐसे रेगुलेटरी इश्यूज में इन्वॉल्व रहा है, क्या वो पब्लिक फंड्स मैनेज कर सकता है? सेबी के लिए फिट एंड प्रॉपर का मतलब है कि एक स्पॉटलेस रिकॉर्ड, स्पेशली जब रोल इतना हाई स्टेक्स हो जैसे रीट की लीडरशिप। एम्बेसी ये आर्ग्यू कर रहा है कि ऑडिट वर्क और मैनेजमेंट अलग काम होते हैं। उनका कहना है कि माया ने रीट ज्वाइन करने के बाद से अच्छा परफॉर्म किया है और फिट एंड प्रॉपर स्टैंडर्ड रीट पे अप्लाई होते हैं, CEO पे नहीं। लेकिन सेबी के प्रेशर के बाद एम्बेसी ने अब एक अनाउंसमेंट की है। माया CEO से हेड ऑफ स्ट्रैटेजी के रोल में ट्रांजिशन करेंगे और दूसरे बोर्ड मेंबर्स ऑपरेशंस मैनेज करेंगे। एम्बेसी के पास ये ऑप्शंस हैं, या तो सेबी के कहने पर माया को रिप्लेस करें, नहीं तो सेबी के डिसीजन को चैलेंज करें। अगर वो डिसीजन चैलेंज करते हैं तो सेबी और ज़्यादा स्क्रूटनी कर सकता है। सेबी के स्ट्रिक्ट स्टैंड से ये सिग्नल मिलता है कि वो लीडरशिप स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, स्पेशली उन रोल्स के लिए जो पब्लिक का पैसा मैनेज करते हैं। चलो अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में। लोन और डिपॉजिट ग्रोथ का एक काफ़ी टाइम से चल रहा इशू थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। कुछ सालों से इंडिया के बैंक्स बहुत तेज़ी से लोन्स दे रहे हैं, जबकि डिपॉजिट्स उतने स्पीड से नहीं आ रहे थे। इस वजह से एक क्रेडिट डिपॉजिट गैप बन गया था। ये गैप रिस्की है क्योंकि अगर ज़्यादा लोन्स अनपेड रहे या अचानक विड्रॉल्स बढ़ गए तो बैंक्स को लिक्विडिटी इश्यूज हो सकते हैं। ये गैप कोविड-19 लॉकडाउन्स के बाद काफ़ी बढ़ गया है, जब स्पेंडिंग में सर्ज हुआ था। लेट 2022 तक क्रेडिट ईयर ऑन ईयर 16.4% से बढ़ रहे थे, वहीं डिपॉजिट सिर्फ 9.2% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहे थे। बैंक्स 100 रुपीज़ के डिपॉजिट्स पे 130 रुपीज़ लेंड कर रहे थे और ये एक डेंजरस पोजीशन है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए RBI ने कुछ स्टेप्स लिए। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट स्ट्रैटेजी। RBI ने इंटरेस्ट रेट्स को हाई रखा, जिससे लोन्स एक्सपेंसिव हो गए। इस वजह से लोग ज़्यादा लोन्स नहीं ले पाते और क्रेडिट ग्रोथ स्लो हो गई। साथ ही इंटरेस्ट रेट सेविंग्स को भी अट्रैक्टिव बनाते हैं, जो डिपॉजिट्स में हेल्प करती है। नंबर 2, हायर रिस्क वेटिंग्स। RBI ने कंज्यूमर लोन्स और NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को दिए गए लोन्स के लिए हायर रिस्क वेटिंग्स इंट्रोड्यूस की। इससे बैंक्स को कुछ एक्स्ट्रा फंड्स साइड में रखने पड़ते हैं जब वो इन सेगमेंट्स में लेंड करते हैं। इस वजह से बैंक्स के लिए लोन्स देने में कॉस्ट बढ़ गई और अब वो थोड़ा कॉशियस हैं। नेक्स्ट, न्यू लिक्विडिटी नॉर्म्स। RBI ने स्ट्रिक्टर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो विच इज़ LCR नॉर्म्स भी इम्प्लीमेंट किए। ये बैंक्स को ज़्यादा लिक्विड एसेट्स होल्ड करने के लिए कहता है ताकि वो सडन कैश आउटफ्लोज हैंडल कर सके।
लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स को बूस्ट करके आरबीआई ने इंश्योर किया कि बैंक्स विड्रॉल्स डिमांड्स को अच्छे से हैंडल कर पाएं। आरबीआई के इंटरवेंशंस के बाद क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो अब रिसेंटली थोड़ा कम हुआ है। ये रेशो जो बेसिकली शो करता है कि बैंक्स कितना लेंड कर रहे हैं रिलेटिव टू डिपॉजिट्स, ये अभी 79.6% के आसपास है। ये अभी भी एलिवेटेड है लेकिन पिछले क्वार्टर से थोड़ा स्टेबल है। एनालिस्ट का मानना है कि ये रीबैलेंसिंग फाइनेंशियल सिस्टम को हेल्दियर बनाएगी। अगर डिपॉजिट ग्रोथ क्रेडिट से ज़्यादा पेस कर रहे हैं तो रेट कट के चांसेस भी हो सकते हैं। ओवरऑल आरबीआई के एक्शंस ने कुछ स्टेबिलिटी वापस लाई है और बैंकिंग सिस्टम फ्यूचर के लिए अब बेटर पोजीशन में है। तो ये थी हमारी आज की दूसरी स्टोरी। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि सेबी एनएफओ के बारे में क्या नए रेगुलेशंस प्रपोज कर रहे हैं। सेबी जो इंडिया का मार्केट रेगुलेटर है अब एक नया रूल प्रपोज कर रहा है म्यूचुअल फंड्स के लिए। इससे न्यू फंड ऑफरिंग्स या एनएफओज में डिले के इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। लेकिन इसके डिटेल्स में जाने से पहले ये समझते हैं कि एनएफओ होता क्या है। देखिए, जब कोई म्यूचुअल फंड कंपनी मार्केट में एक नया फंड लॉन्च करना चाहती है तो वो एक न्यू फंड ऑफरिंग यानी एनएफओ अनाउंस करती है। ये आईपीओस के जैसा होता है जिसके थ्रू कंपनी नए शेयर्स ऑफर करती है पब्लिक से पैसे रेज करने के लिए। एनएफओ से एसेट मैनेजमेंट कंपनी विच इज एएमसी इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करती है। इन पैसों को एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। जब लोग इन एनएफओज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका पैसा जल्दी और फंड के प्लान के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ सेबी का कंसर्न ये है कि कुछ एएमसीज इस पैसे को एक्चुअली इन्वेस्ट करने में ज़्यादा टाइम ले रही हैं। सेबी ने देखा है कि कुछ केसेस में इस प्रोसेस में महीनों तक लग जाते हैं। तब तक कलेक्टेड फंड्स को सही एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं किया जाता जो फंड की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग होता है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो XYZ AMC नाम की एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जो लार्ज कैप स्टॉक्स पे फोकस करते हुए एक नया फंड लॉन्च करती है। एनएफओ अच्छा चलता है और वो 5,000 करोड़ रुपीस रेज कर लेते हैं इन्वेस्टर से। लेकिन XYZ AMC ये पैसे तुरंत लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते। वो इस पैसे को सेफर लो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स में पार्क कर देते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स। बट क्यों? क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए बेटर टाइम का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन इस डिले की प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टर्स जिन स्टॉक मार्केट के गेन्स का फ़ायदा लेना चाहते हैं वो मिस कर देते हैं, क्योंकि उनका पैसा सेफर लो यील्ड इन्वेस्टमेंट्स में पड़ा रहता है। अगर फंड की स्ट्रैटेजी लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की है तो लो रिस्क गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर्स को वो रिटर्न्स नहीं मिलते जो उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे। ये इन्वेस्टर्स को हर्ट कर सकता है जो अपना पैसा हायर रिटर्न्स के लिए डालते हैं। अब नए म्यूचुअल फंड स्कीम्स की कलेक्शंस रिकॉर्ड हाई पे हैं, इसलिए सेबी ने अब इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये स्टेप लिया है। 2023 में ही इन नए स्कीम्स ने 63,800 करोड़ रुपीस रेज किए और 2024 में तो टोटल 94,000 करोड़ रुपीस भी क्रॉस कर चुका है। और अभी तो साल के कुछ महीने बाकी हैं। ये एक मैसिव अमाउंट है और सेबी इंश्योर करना चाहता है कि ये पैसा प्रॉम्प्टली इन्वेस्ट हो ताकि इन्वेस्टर्स का नुकसान ना हो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेबी ने एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन प्रपोज की है एएमसीज के लिए। सेबी सजेस्ट कर रहा है कि एएमसीज को जो पैसा एनएफओ से मिलता है उसे अलॉटमेंट के 30 डेज के अंदर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, जैसे अनयूजुअल मार्केट कंडीशंस। इन केसेस में सेबी एक 30 डे एक्सटेंशन अलाउ कर सकता है जो एएमसी को टोटल 60 डेज देगा फंड्स को डिप्लॉय करने के लिए, लेकिन उसके बाद और टाइम अलाउड नहीं होगा। अभी के रूल सिर्फ इस बात तक लिमिटेड हैं कि ये एनएफओज कितने टाइम तक ओपन रह सकते हैं। जैसे एक एनएफओ 15 डेज से ज़्यादा ओपन नहीं रह सकता, जिसका मतलब है कि एएमसी के पास इन्वेस्टमेंट्स गैदर करने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते होते हैं और उसके बाद वो एनएफओ क्लोज करना होता है। लेकिन अब तक इस बात पे कोई स्पेसिफिक रूल नहीं था कि कलेक्टेड फंड्स कब तक डिप्लॉय होने चाहिए। एक एग्जिस्टिंग रूल सिर्फ इतना अलाउ नहीं करता कि एएमसीज टेम्पररीली इन फंड्स को लो रिस्क गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पार्क कर सकती हैं एनएफओ पीरियड के दौरान। लेकिन सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग मोस्ट एएमसीज अपने फंड्स काफ़ी जल्दी डिप्लॉय कर पाती हैं। सेबी ने लास्ट 3 इयर्स के एनएफओज को रिव्यू किया और देखा कि 647 एनएफओज में से 603 ने अपने फंड्स अलॉटमेंट के 30 डेज के अंदर इन्वेस्ट कर दिए
अगर इस पीरियड को 60 डेज तक एक्सटेंड करें तो 633 NFOs में से 98% ने फंड्स डिप्लॉय कर दिए थे। तो इन नंबर्स के बेसिस पे सेबी कह रहा है कि AMCs को 30 या 60 डेज से ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। डिले ना सिर्फ इन्वेस्टर रिटर्न्स को हर्ट करता है बल्कि AMCs अपने इन्वेस्टर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में एक्ट नहीं कर रहे होते। अब अगर AMCs इस टाइमलाइन को फॉलो नहीं करती तो क्या होगा? सेबी यहाँ सिर्फ सजेशंस नहीं दे रहा, वो कुछ स्ट्रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस भी प्रपोज कर रहा है उन AMCs के लिए जो टाइम पे फंड्स डिप्लॉय नहीं करते। सबसे पहले AMCs नए स्कीम्स लॉन्च करने से रोका जा सकता है अगर वो बार बार फंड्स टाइमली डिप्लॉय ना करें। ये AMCs के लिए बड़ी बात है क्योंकि नए फंड लॉन्चेस उनके बिजनेस मॉडल का एक एसेंशियल पार्ट होते हैं। इसके अलावा सेबी ये भी कह सकती है कि अगर AMCs टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करते तो उन्हें एग्जिट लोड्स वेव करने पड़ेंगे। एग्जिट्स लोड वो फीस हैं जो इन्वेस्टर्स देते हैं जब वो फंड्स के थ्रू एग्जिट करते हैं। एग्जिट लोड्स वेव करके सेबी इन्वेस्टर्स को बिना पेनल्टीज के अर्ली एग्जिट का फ्रीडम दे रहा है अगर उन्हें लगता है कि उनका पैसा सही तरीके से यूज़ नहीं हो रहा। ये AMC के बिजनेस और रेपुटेशन दोनों को ही हर्ट कर सकता है क्योंकि इन्वेस्टर्स उन फंड्स को अवॉइड कर सकते हैं जिनकी हिस्ट्री में डिप्लॉयमेंट में डिले हो। इस प्रपोजल के थ्रू सेबी AMCs को ये कह रहा है कि वो इन्वेस्टर के पैसे को हैंडल करने में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। अगर मार्केट कंडीशंस आइडियल नहीं हैं तो सेबी सजेस्ट करता है कि AMCs NFO में रेज होने वाले अमाउंट को थोड़ा कंट्रोल करें और फंड्स को लंबे टाइम के लिए होल्ड ना करें। सिंपली पुट, सेबी चाहता है कि AMCs इस बात का ध्यान रखें कि कैश को लंबे टाइम तक होल्ड करना इन्वेस्टर्स के लिए फेयर नहीं है। आखिर में सेबी का ये प्रपोजल ये इंश्योर करने के लिए है कि AMCs इन्वेस्टर्स का पैसा जल्दी से जल्दी काम पे लगाएं और वो भी वैसे जैसे उन्हें प्रॉमिस किए गए थे। ये मूव सेबी के ब्रॉडर ट्रेंड का पार्ट है जिसमें वो इंडिया के ग्रोइंग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को इन्फोर्स कर रहा है, स्पेशली जब स्टेक्स हर साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग फंड कलेक्शंस के साथ बढ़ रहे हैं। तो अगर सेबी का ये प्रपोजल पास होता है तो NFOs में इन्वेस्टर्स का पैसा टाइम से डिप्लॉय होगा और वो भी उस पर्पस और पोटेंशियल रिटर्न्स के अकॉर्डिंग जो उन्हें प्रॉमिस किया गया था। तो ये थी हमारी आज की लास्ट स्टोरी। चलिए अब आज का डेली ब्रीफ एंड करने से पहले डिस्कस करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स। नंबर 1, JSW अब हायर के साथ एक जॉइंट वेंचर के लिए टॉक्स में है जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सकता है। रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस के कारण हो सकता है कि हायर को मेजॉरिटी कंट्रोल देना पड़े। ये उनका एक स्ट्रैटेजिक मूव है इंडियन मार्केट में एंटर करने के लिए जब कंपटीशन भी ग्रो हो रहा है। नंबर 2, हीरो इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने सेमीकंडक्टर फर्म टिसॉल्व में 25 to 30% स्टेक बेचने का प्लान बनाया है और इससे 12 to 15 करोड़ डॉलर्स रेज होने की उम्मीद है। ये इंडिया की एक्सपैंडिंग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के साथ अलाइन करता है जिसमें टिसॉल्व टॉप ग्लोबल सेमीकंडक्टर क्लाइंट्स के 80% को सर्व करता है और इन्वेस्टर बैकिंग के साथ और ग्रो कर सकता है। नंबर 3, इंडिया में डीजल सेल्स स्लो हो रही हैं। अक्टूबर में सेल्स फ्लैट रही और ईयर टू डेट ग्रोथ सिर्फ 1.8% पे है। शिफ्टिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और सीजनल फैक्टर्स की वजह से अब लोग गैसोलाइन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं जो इंडिया के एनर्जी कंजम्पशन ट्रेंड्स में चेंजेस को दिखाता है। नंबर 4, वैनगार्ड ने ओला की वैल्यूएशन को $7.3 बिलियन से कट करके $2 बिलियन कर दिया है जो इन्वेस्टर्स में कॉशन रेज करता है जबकि कंपनी IPO की तैयारी कर रही है। माउंटिंग कंपटीशन और फाइनेंशियल चैलेंजेस के साथ ओला की IPO जर्नी इंटेंस स्क्रूटनी फेस कर सकती है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी स्टोरीज। मैं हूँ आपकी होस्ट भव्या दुआ और ये था आज का डेली ब्रीफ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।